हेलो बच्चों, जय माता दी। तो आज लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, मैं आज इसको आगे बढ़ाऊंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, चलो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये बाईपोल था क्या, जिसका कि एंड हो गया। द एंड ऑफ बाईपोलैरिटी आपका चैप्टर है ना। तो ये बाईपोल था क्या, तो इसमें एक पोल था यूएसए का, जो कि नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से बना था। यूएसए एंड इट्स अलाइज, उसकी सहायक जो कंट्रीज थी जो उसके साथ थी। और दूसरा पोल था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूएसएसआर और उसकी अलाइज, जो कि वॉर्सो पैक्ट, वॉर्सो पैक्ट से जुड़ी हुई थी। तो ये दो पोल थे, जिसमें से ये पोल यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और बच गया सिर्फ एक ही। ये जो 15 कंट्रीज थी, उनमें था आर्मेनिया, किर्गिस्तान, अजरबैजान, लैटविया, मोल्डोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, रशिया, एस्टोनिया, तजाकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन एंड अजरबैजान। ये 15 कंट्रीज का ग्रुप यूएसएसआर कहलाता था, जो कि डिसइंटीग्रेट हो गया। इसका कारण समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि सोवियत सिस्टम था क्या। अब कोई सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई ना कोई तो परेशानी होगी, कोई ना कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं चल पाया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये सोवियत सिस्टम था क्या। जैसा कि आपको पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि रशिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। वहाँ का किंग था ना, ज़ार निकोलस, उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। और ये रिवॉल्यूशन बेस्ड था सोशलिज्म पर। यूरोप में उस वक्त सोशलिज्म की धूम मची हुई थी। एक सोशलिस्ट सोसाइटी को लोग प्रेफर कर रहे थे, और सोशलिज्म के बेस पर ही रशिया में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ। सोशलिज्म के थ्रू वहाँ पर एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश थी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मीन्स सोसाइटी जहाँ सब इक्वल हो, एक इक्वल सोसाइटी जिसमें कोई पुअर और रिच ना हो, सब बराबर हो। एक ऐसी इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश थी। और ये जो सोवियत सिस्टम था, वो सेंटर्ड था कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड। एक सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई दूसरी पार्टी अलाउड नहीं थी। ठीक है, और सोशलिज्म था बेस में। पूरी सोसाइटी को, पूरी कंट्री को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना था। और सोशलिज्म क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता दे रही हूँ। सोशलिज्म है एक प्रो पुअर सोसाइटी, जिसमें पुअर के जो पुअर पीपल हैं, उनके बारे में जो प्लानिंग हो, उनको ध्यान में रखकर कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो, उनके भलाई के लिए काम हो, ऐसी होती है सोशलिस्ट सोसाइटी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थीं, जो कि फासिस्ट फोर्सेस के अंदर थीं, उनको लिबरेट कराया, उनको आज़ाद कराया रशिया ने, यूएसएसआर ने। ठीक है, ये फासिस्ट फोर्सेस क्या हैं? अब आप ये समझ लो कि फासिज्म जो है वो एक तरह का डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है, जो किसी भी तरह का लिबर्टी नहीं देती। डिक्टेटरशिप, टायरनी, डेस्पोटिज्म, निरंकुश जिसको कहते हैं, कि किसी का उस पर कंट्रोल ना हो, वो जो चाहे वो करे, वो इस तरह की गवर्नमेंट होती है। और ये इटली में स्टार्ट हुआ था मुसोलिनी के थ्रू, और बाद में आप इसको समझ लो कि ये फासिस्ट फोर्सेस
आप उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, नाजी जर्मनी, जो एडोल्फ हिटलर के थ्रू जो रूल करती थी जर्मनी में। तो नाजी भी जो थे वो एक तरह से फासिस्ट थे। ये फासिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट रशिया ने बहुत सारी कंट्रीज को लिबरेट कराया था। ये कंट्री भी बिल्कुल गरीब थी, तो इन्होंने रशिया की इकोनॉमी, रशिया की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया और यूएसएसआर का पार्ट बन गई। यूएसएसआर का ये ब्लॉक जो वॉर्सो पैक्ट के थ्रू बना था, इसको सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं और इसको सेकेंड वर्ल्ड भी कहा गया। फर्स्ट वर्ल्ड जो नेटो कंट्रीज का था, नेटो और अमेरिका और उनकी अलायंस, और सेकेंड वर्ल्ड था ये सोशलिस्ट अलायंस, सोशलिस्ट ब्लॉक। अब सोवियत रशिया जो था, ये इसमें बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हुआ और छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज रशिया बनाता था। कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ये भी बहुत अच्छा था और इंटीरियर एरियाज जो हैं उनको भी वो जोड़ता था। तो इस तरह से जो ये सिस्टम था ये बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था। रशिया की एक और खासियत ये थी कि इसने प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया था। मतलब किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो होगा वो गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ही, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सारी चीज़ों को कंट्रोल गवर्नमेंट करती थी और किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं थी, ना तो कोई लैंड, ना तो कोई फैक्ट्री, ठीक है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल थी। सोवियत सिस्टम अब बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब, ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है अफसर, ऑफिसर्स जो होते हैं उनका ज़्यादा कंट्रोल, अफसरशाही जिसको कहा जाता है। तो ये सोवियत सिस्टम जो था अब वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट हो गया था, ब्यूरोक्रेटिक हो गया था। जो वहाँ के लोग थे अब उनके पास लिबर्टी नाम की चीज़ नहीं रह गई थी। जो बोलने की आज़ादी है वो भी ख़त्म हो गई थी। इवन अगर वो अपनी बात को कार्टून के ज़रिए बताना चाहें, कैरिकेचर के थ्रू, तो उसकी भी परमिशन नहीं थी। अपने मन की बात नहीं बोल सकते थे और अब सोवियत सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत थी। डेमोक्रेसी तो वहाँ थी नहीं और सिंगल पार्टी सिस्टम होने की वजह से लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। ये कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल भी नहीं थी। कंट्रीज के जो लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं थे। तो इस तरह से जिस फासिस्ट फोर्स के अगेंस्ट लिबरेट किया था रशिया ने, अब धीरे धीरे रशिया जो है वो खुद एक तरह से डिक्टेटर में आप कह लो कि कन्वर्ट होने लगा था। क्योंकि वहाँ का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो गया था, जिसमें अब सरवाइव करना उन कंट्रीज़ में जो कि साथ में आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि सोवियत रशिया शुरू में तो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा था। टाइम के बाद उसकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई। और उसके पीछे रीज़न है यूएसएसआर का अमेरिका को मैच करना आर्म रेस में। अमेरिका की तो इकोनॉमी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो उसमें प्रॉफिट भी बहुत था, उसके पास पैसे भी बहुत थे और वो लगातार जो है वो बहुत सारे रिसर्च कर रहा था और अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। और इधर रशिया जो है वो भी उसको मैच करने की कोशिश कर रहा था। वो भी बहुत सारे अपने स्पेस प्रोग्राम कर रहा था, आपको पता ही है। और जैसे कि उसने स्पुतनिक वगैरह जो भेजा, तो और उसका एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी स्पेस, यही सैटेलाइट के थ्रू चलता था। तो वो इन सब में अमेरिका को मैच करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के पास तो प्रॉफिट था जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों में खर्च कर रहा था। लेकिन रशिया के पास इस तरह का कोई प्रॉफिटेबल इकोनॉमी तो उसकी थी नहीं।
तो जो ये आर्म रेस में जो कुछ भी खर्च हुआ वो किस कॉस्ट पे हुआ? वो लोगों की, आप समझ लो, डेवलपमेंट के कॉस्ट पर। वो पैसा अगर इकोनॉमी में खर्च होता दूसरी चीज़ों में तो शायद ये इकोनॉमी स्टैग्नेंट नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा था वो यूएसएसआर की अपने स्पेस और आर्म्स रेस में, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई। तो इस प्रकार रशिया और उसकी जो अलायंस थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अब आप सोचो, सिचुएशन ऐसी थी कि उनको जो चाहिए वो बता भी नहीं पा रहे हैं, उनको जो रिफॉर्म चाहिए वो कर भी नहीं पा रहे। ठीक है, अगर कोई स्टेप ले तो जो रशिया की जो रेड आर्मी थी वो ओवर कंट्रोलिंग थी, वो उनको हिलने भी नहीं देती थी। डेमोक्रेसी ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं थी कि इलेक्शन करके अपनी दूसरी गवर्नमेंट चूज़ कर लें, ऐसा भी नहीं था। सिंगल पार्टी, और क्योंकि उस पार्टी को कंपटीशन देने वाला कोई नहीं था तो इसलिए वो पार्टी जो थी वो आराम से थी, उसको मालूम था कि उसको तो रिप्लेस कोई कर नहीं सकता। तो इस प्रकार जो ये यूएसएसआर और उसकी जो अलाइज थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन भरा हुआ था। ठीक है, ऐसे में आए मिखाइल गोर्बाचेव ने वेस्ट के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, साथ ही साथ वो कुछ डेमोक्रेटाइज भी करना चाहते थे अपने सिस्टम को। और उनके इस कोशिश में किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, किसी ने को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाए। जैसे ही गोर्बाचेव ने सिस्टम को थोड़ा सा लिबरल किया, थोड़ा सा ढीला किया, एक के बाद एक कंट्रीज जो थी उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि अगर यूएसएसआर के विदिन जो कंट्रीज थी अगर वो रिवोल्ट करने की कोशिश करती थी तो तुरंत ये रेड आर्मी जो थी, ये कम्युनिस्ट आर्मी जो थी, वो कंट्रोल कर लेती थी, क्योंकि वो ओवर कंट्रोलिंग थी, कंट्रोल कर लेती थी, किसी को चू चा नहीं करने देती थी। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी जो थे वो लिबरल आदमी बैठे हुए थे, वो थोड़ा सा लोगों को आज़ादी देना चाहते थे, तो जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो अब की बार आर्मी ने कुछ किया नहीं, क्योंकि उसको ऑर्डर नहीं मिला, आर्मी ने कुछ नहीं किया, और एक के बाद एक कम्युनिस्ट रिजाइन जो था वो कोलैप्स होता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, मतलब अब जो पावर है वो गोर्बाचेव के हाथों में आया। और अब हमारा आता है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। जो ठीकरा फोड़ा जाता है वो बेचारे गोर्बाचेव के माथे पर फोड़ा जाता है। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेशन इनकी पॉलिसी की वजह से हुआ। तो हुआ क्या, यूएसएसआर के जो लोग थे वो बहुत विलिंग थे, जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म किया जाए, जो सिस्टम है उसमें चेंज किया जाए। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने तो वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है, कुछ तो करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। भाई वो तो बेचारे डेवलपमेंट का सोच कर ही आए थे। और अब जो रशिया की जो अलाइज कंट्रीज थी और रशिया के जो लोग थे, अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो लगातार इम्प्रूव कर रही हैं, लगातार रिच और रिचर होती चली जा रही हैं, और उनकी इकोनॉमी जो है वो बढ़ ही नहीं रही है, खिसक ही नहीं रही है। तो अब इसके बारे में भी वो अब जानने समझने लगे, सर्च करने लगे कि भाई क्या रीज़न है। तो उनको पता चल गया कि इतने दिनों से जो ये प्रोपेगेंडा था कि सोशलिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसकी सच्चाई इनके सामने आ गई। अमेरिका और रशिया में इसी बात की तो लड़ाई थी कि किसकी आइडियोलॉजी जो है वो बेस्ट है, किसका जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। अमेरिका कहता था कि मेरा जो डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिज्म है ये सबसे अच्छा, और रशिया कहता था कि नहीं, मेरा जो कम्युनिज्म है वो बहुत अच्छा।
तो शुरू में तो सब अच्छा अच्छा था ही, लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने खुलकर आने लगी। अब लोगों का भ्रम टूटने लगा कि ये कम्युनिज्म जो है वो बहुत अब चलने लायक नहीं रह गया। ठीक है, गोर्बाचेव भी इस चीज़ को फील कर रहे थे और वो भी इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, थोड़ा जो है वो चेंज होना चाहिए, सिस्टम में थोड़ा बहुत जो है वो रिफॉर्म ज़रूरी है। और रिफॉर्म करने के लिए ज़रूरी था कि सिस्टम को थोड़ा लूज करना, ताकि लोग कुछ कर सकें। एक तरह से कहा जाए तो गोर्बाचेव ने जो नस थी, दुखती नस जो है, उसको डायग्नोज तो बहुत अच्छा किया। भाई देखो, बीमारी तो तभी खत्म हो जाती है जब उसको सही तरीके से डायग्नोज कर लिया जाए, पता लगा लिया जाए कि कारण क्या है। तो गोर्बाचेव जो थे, उन्होंने भी बहुत सही डायग्नोज कर लिया था कि कहाँ दिक्कत है, और उस चीज़ को रिफॉर्म किया जाए तो वो दिक्कत खत्म हो सकती है। और इसलिए उन्होंने सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज किया। सोवियत रशिया में एक के बाद एक क्राइसिस बढ़ने लगी। इधर गोर्बाचेव जो थे वो रिफॉर्म करना चाहते थे, डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे सिस्टम को, और वहाँ दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट थे, जो पक्के कम्युनिस्ट थे, उन्होंने अपोज करना शुरू किया। ठीक है, और इस तरह से 1991 में एक मिलिट्री कूप हुआ यूएसएसआर। इस मिलिट्री कूप में जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स थे, उन लोगों ने फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक जो कंट्रीज फ्रीडम को टेस्ट कर चुकी थी, जो फ्रीडम का स्वाद चख चुकी थी, अब वो वापस उस ओल्ड सिस्टम में नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, अब ऐसे में रिवोल्ट हुआ और बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में एक रिवोल्ट हुआ। ये येल्सिन जो है वो एक हीरो के रूप में सामने आया, एक हीरो के रूप में वो उभरा। ये जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था वो खत्म हुआ। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बोरिस येल्सिन जीता, और उसके जीतने के साथ ये जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था वो खत्म हुआ और एक रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ। खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज थी, आप रशिया का मैप अगर देखोगे तो उसमें ये जो कंट्रीज हैं, आपने देखा ही कि उसमें जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी। तो जो खास करके यूरोपियन कंट्रीज थी वो अब डेमोक्रेसी को फेवर कर रही थी और वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहती थी। हालांकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए रशिया से अलग होने की बात नहीं की, वो रशिया के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहती थी, और बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस, ये तीनों इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नाउ यूएसएसआर इज डिसबैंड। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको भी बैन कर दिया गया, और इस तरह से जो एक रिपब्लिक है वो स्टैब्लिश। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन डिक्लेयर कर दिया गया, और इस डिक्लेरेशन के साथ साथ एक CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्टैब्लिश किया गया। ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वो उनका कॉमनवेल्थ बनाया गया जो कि रशिया से डिसइंटीग्रेट हुई थी, जो रिपब्लिक्स बनी और रशिया से डिसइंटीग्रेट हुई। हालांकि शुरू में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो इसका पार्ट नहीं थी, लेकिन जल्दी ही उस मैटर को भी रिजॉल्व कर लिया गया और एक CIS फॉर्म हुआ उन कंट्रीज का जो कि रशिया से डिसइंटीग्रेट होकर एक रिपब्लिक बनी थी। रशिया जो था वो सक्सेसर बना USSR का। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी USSR की, जो भी उसका जो फॉरेन रिलेशन था, जो कुछ भी, वो सब
रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब रशिया ने खुद पर ली तो यूएसएसआर के जो बेनिफिट्स थे वो भी रशिया के साथ हुए और रशिया को अब यूएसएसआर का सक्सेसर एक्सेप्ट कर लिया गया। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूएसएसआर की थी वो रशिया ने ली, जो भी ट्रीटीज थी वर्ल्ड वाइड वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया ने ली। तो जो यूएसएसआर का बेनिफिट था वो भी रशिया को मिला, जैसे यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट मेंबरशिप है वो रशिया को मिला और इस तरह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। डिसइंटीग्रेट होते ही सबसे पहले जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, सबसे पहला जो इवेंट हुआ, जो सबसे पहली घटना थी, वो बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया। ये बर्लिन वॉल था क्या? जर्मनी को दो भागों में बांटने वाला ये वॉल था, ठीक है, जिसको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये विनिंग कंट्रीज थी, इसमें से अगर देखा जाए तो सिर्फ रशिया था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी था। यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट था। बाकी अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों नेटो कंट्रीज थी। तो शायद रशिया को ये लगा होगा कि ये तीन हैं तो पूरा जर्मनी पे इनका कंट्रोल ना हो जाए, इसलिए ये जर्मनी पे अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता था। तो हाफ पार्ट पे रशिया था, रशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ था और हाफ पार्ट पे ये तीन नेटो कंट्रीज थी। रशिया के अंडर में जो पार्ट था जर्मनी का, वो कम्युनिज्म का जो ड्रॉबैक आप कह लो कि जो ओवर कंट्रोलिंग इनकी जो पॉलिसी थी, उससे जो वहाँ के लिटरेट लोग थे वो भागने लगे। मतलब ईस्ट जर्मनी से जो डॉक्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, जो लॉयर्स थे, जो टेक्निकल पर्सन थे, वो सब भाग कर वेस्टर्न जर्मनी की तरफ जाने लगे। तो जब रशिया ने ये देखा कि इस तरह से जो ये सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भाग रहे हैं, ठीक है, एक तरह से ईस्ट जर्मनी को छोड़कर वेस्ट जर्मनी की तरफ जा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए इसने रातों रात वहाँ पर बैरिकेडिंग किया और एक वॉल बना लिया। बर्लिन वॉल का टूटना इस बात का संकेत था कि नाउ यूएसएसआर इज डिसइंटीग्रेटेड। अब हम लोग ये देखेंगे कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से क्या रिजल्ट आया, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। तो अब हम इसका कारण देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वजह थे जिनकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। तो उसका सबसे पहला कारण है इंटरनल वीकनेसेस। सोवियत सिस्टम ऐसा हो गया था कि वो वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में फेल हो रहा था। वहाँ के लोगों की जो वांट्स थी, जो उनकी इच्छाएं थी, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब तक वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब तक उसने सबको प्रोवाइड किया, तब तक तो वो सबको अच्छा लगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब लोग और ज़्यादा डेवलपमेंट चाह रहे थे, और ज़्यादा, तो ऐसे में वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो ये इंटरनल वीकनेस। सेकेंड है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। एक टाइम के बाद आकर रशिया की इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से स्टैग्नेट हो गई थी, रुक गई थी। अब आगे बढ़े, अगर आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हो तो आप अगर ग्राफ बनाओगे तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होकर एक स्टैग्नेंट हो गई थी। ठीक है, ना किसी तरह का गेन ना किसी तरह का लॉस, एक तरह का स्टैग्नेंट इनकी इकोनॉमी हो गई थी, जिसकी वजह से अब लोग जो थे वो रिफॉर्म चाह रहे थे। ठीक है, तीसरा तुम्हारा पॉइंट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आल्सो स्टैग्नेंट। इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट हुई ही, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी एक तरह से स्टैग्नेंट हो गया था। लगभग 70 साल से
जो ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ रन कर रही थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर रन कर रही थी, और इनका जो तरीका था वो अब उसमें ऑब्वियसली सुधार की ज़रूरत थी और उसमें चेंजेस की ज़रूरत थी, ठीक है। और ये जो कम्युनिस्ट थे, दे वर अनविलिंग टू अलाउ द ओपननेस, किसी भी तरह के मतलब लिबर्टी को या ओपननेस को अलाउ करने के खिलाफ थे, ठीक है, उसकी इजाज़त ये नहीं देते थे, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल सिस्टम और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी जो है वो स्टैग्नेंट हो गया था। ब्यूरोक्रेट्स, नेक्स्ट है आपका, ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड मोर प्रिविलेजेस। कम्युनिज्म तो था, सोशलिज्म तो था वहाँ पर, लेकिन सिर्फ लोगों के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो ज़्यादा प्रिविलेज लेते थे, ठीक है। ऐसा सोशलिज्म को फॉलो, भाई और लोगों के पास तो ऐसी कोई सेविंग नहीं थी, क्योंकि वो जितना ज़रूरत था उतना वो गेन करते थे, खर्च करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, ना तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ना वो कोई फैक्ट्री डाल सकते थे, ठीक है। तो इसलिए उनके पास उनके बचत की कोई वैल्यू नहीं थी कि वो बचा बचा कर रखें किसी चीज़ के लिए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो अपर लेवल पर बैठे हुए जो ऑफिसर्स थे, वो बहुत सारे प्रिविलेजेस को गेन कर रहे थे। लोगों को अब ये भी समझ में आने लगा था कि सोशलिज्म की प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, बट वो जो है वो ज़्यादा, हमसे ज़्यादा प्रिविलेजेस गेन कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके बीच में करप्शन भी आ रहा था, ठीक है। इसके बाद है गोर्बाचेव्स रिफॉर्म। ऐसे में गोर्बाचेव का आना और रिफॉर्म को इनिशिएट करना, सिस्टम को थोड़ा लूज करना, डेमोक्रेटाइज करना, ठीक है, ये एक तरह से उल्टा पड़ गया और कंट्रीज ने रिवोल्ट कर दिया। हर बार की तरह इस बार उनको कंट्रोल नहीं किया गया और कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। और एक कारण और है राइज ऑफ नेशनलिज्म। यूएसएसआर के अंदर जब वो थे, एक तरह से वो किसी भी तरह के फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहे थे, ऐसे में कंट्रीज जो थी उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, एक सॉवरेन कंट्री बनने का जो उनकी ख्वाहिश थी, ये भी एक कारण थी कि जिसकी वजह से इन कंट्रीज ने भी रिवोल्ट में साथ दिया और एक टाइम के बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेट होने से क्या हुआ, उसके परिणाम क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट तो हो गया, तो उसके क्या परिणाम हुए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए? तो पहला है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की वजह से ये जो दो पावर, दो ग्रुप, दो पोल जो बने थे, उनमें से एक पोल जो है वो खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो दो पोल के बीच में खींचतान मची थी, ये जो दो पोल के बीच में लड़ाई थी, इसका खत्म हो गया, इसका द एंड हो गया, ठीक है। ये जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन था वो खत्म। अब दूसरा पावर तो रहा नहीं, दूसरा पोल रहा नहीं, इसलिए एक ही पोल बचा। तो ले देकर जब एक ही पोल है तो वही सुप्रीम है, ठीक है। दूसरा जो उसको कंपटीशन देने वाला दूसरा पोल जो था वो खत्म हो गया। दूसरा है आपका चेंज इन पावर रिलेशंस। भाई जब एक पावर पूरी तरह खत्म हो गया और ले देकर एक ही जब पावर रह गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, तो अब जो कंट्रीज के जो पावर रिलेशंस थे, ठीक है, उनमें भी चेंजेस देखने को मिला। बहुत सारी कंट्रीज जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुई थी, अब वो नेटो उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया, ठीक है। वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया उन्होंने अपनी कंट्रीज में और उन्होंने नेटो को ज्वाइन किया। इस तरह से
अब दो ही ऑप्शन रह गए, या तो वर्ल्ड यूनिपोलर हो जाए, एक यूएसए के अंडर में सारे आ जाएं, या वर्ल्ड मल्टीपोलर हो जाए, कई सारे दूसरे कंट्रीज का भी ग्रुप स्टैब्लिश हो जाए जो कि यूएस को अपनी मनमानी करने से रोके। लेकिन रातों रात बैठे बैठाए तो ऐसा कोई ग्रुप बन नहीं जाएगा भाई। अगर कोई ऐसा ग्रुप बनना भी होगा तो उसमें भी इसको टाइम लगेगा। ये जो घटना आप समझ लो कि अचानक ही हुई, देखते देखते लोग अभी कुछ समझ पाते, जान पाते कि क्या हो रहा है रशिया में, तब तक तो रिवॉल्यूशन हुआ और एक के बाद ऐसी घटना हुई कि डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन मैंने बताया, दो ऑप्शन रह गए थे, या तो यूनिपोलर वर्ल्ड होता या मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। तो मल्टीपोल ग्रुप के बनने में टाइम था, इसलिए सबने एक्सेप्ट कर लिया कि यूनिपोलर वर्ल्ड, और अब यूएस जो है एक सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश हो गया। तीसरा है एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक। सोवियत ब्लॉक का जैसे ही एंड हुआ, बहुत सारी डिफरेंट सॉवरेन कंट्रीज जो हैं वो एमर्ज हुई, और यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन को भी ज्वाइन किया, और इस तरह से वर्ल्ड में बहुत सारी नई सॉवरेन कंट्री भी एमर्ज हुई। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे शॉक थेरेपी और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मैसेज में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर।